यहाँ बैठे हैं। विमर्श न्यूज ने मुझे इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है और यह बजट एक विशेष परिस्थिति में है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष की तरह नहीं बोलूंगा, मैं बजट में जो बातें हैं और नहीं है उनको जल्दी में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक खास परिस्थिति में निर्मला सीतारमण ने यह बजट प्रस्तुत किया है। परिस्थिति यह है कि बाजार में एक वातावरण तैयार है और इससे इस बाजार में वातावरण तैयार हुआ है। जीएसटी रिटर्न ज्यादा आने लगा है और बजट में भी अनुमान लगाया गया है कि जीएसटी रिटर्न पहले से ज्यादा आएगा। इसी तरह से कोर सेक्टर में ग्रोथ के संकेत हैं और एक बात और है कि विकास दर सुनिश्चित किया है कि 6.68% रह सकता है। आईएमएफ ने भी इसकी संतुष्टि की है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का विकास दर 6.8% रह सकता है, जहां ये 6.7% दर है। आईएमएफ उससे ज्यादा आशावादी है। और इसके साथ साथ यह भी है कि यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल जो बजट आएगा मई में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पूर्ण बजट नहीं होगा, चुनाव के समय तक के लिए होगा। इसके बाद रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना और संकेत यह दिया गया था आपको। इसमें से रोजगार के अवसर के बढ़ने की संभावना का संकेत दिया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में। तो यह भी देखना है कि बजट में इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है। और बजट को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार ये मान के चल रही है कि अगली बार उसकी सरकार बदल सकती है। तो किसी घबराहट में बनाया हुआ बजट नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का जो अपना दृष्टिकोण है वह इसमें परिलक्षित होता है। इसको अगर दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं तो दक्षिणपंथी बातें परिलक्षित होंगी और ये आलोचक इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, विस्तार से कहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसी वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होना है, जो 1 फरवरी को हम विचार कर रहे हैं। इसी वर्ष उसमें गुजरात का चुनाव होना है, इसके अलावे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, मेघालय में भी चुनाव होना है। इस तरह इस साल चुनाव के परिणाम आने हैं। तो ये देख करके हम आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां 6% निवेश बढ़ने की संभावना है, निजी निवेश जहां बढ़ने की संभावना है और बाजार में कीमतें भी 6.7% तक नियंत्रित रह सकती हैं, वैसी स्थिति में हम लोग बजट पर विचार कर रहे हैं। इस बजट में कुछ जो टिटबिट्स हैं, इसकी जो झलकियां हैं, उसमें सबसे पहले आप देखें कि यह बजट महिलाओं को 7% इंटरेस्ट देने की। नमस्कार, तकनीकी उलझन दूर हुआ है और हम लोग बजट पर आ रहे हैं। यह भारत सरकार मोदी सरकार 2 का अंतिम मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में एक हम विचार करेंगे कि एक खास माहौल में हुआ है। मेरी बात दोहराव भी है और वह ये है कि बाजार में एक व्यापार का वातावरण बना हुआ है और जीएसटी रिटर्न ज्यादा आए हैं। जीएसटी रिटर्न अगली बार इससे भी ज्यादा आएंगे, ये बजट में अनुमान किया गया है। इसके अलावे सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथ रेट, बढ़त की दर जो है 6.68% रखा है। मैंने ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण और आईएमएफ ने भी 6.8% बढ़त का दर रखा है आर्थिक सर्वेक्षण में। इसके साथ निर्यात में कमी होने की संभावना है, अंतरराष्ट्रीय वातावरण ऐसा ही रहा। और एक बात और है कि कीमतें नियंत्रित रहेंगी, 6% से ज्यादा नहीं होंगी, जो कि पिछले दिनों कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थी। मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, जैसा कि मैंने कहा, और ग्रोथ और कोर सेक्टर में हो रहा है, ये जारी है। रोजगार के अवसर के बढ़ने की संभावना भी आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया है। और राष्ट्रपति ने अभी एक दिन पहले ये कहा कि भारत 1947 में ऊंचाइयों को छुएगा। अर्थात ये है कि ये लोग शॉर्ट टर्म का शासन चलाने के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। अभी इनके सामने चुनौती है। इसी वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें महत्वपूर्ण है गुजरात का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव और इसके साथ छत्तीसगढ़ का चुनाव। और नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में भी ये चुनाव होना है और जल्दी ही होना है। तो इन परिस्थितियों के बीच में हम लोग
बजट के बारे में विचार करने के लिए चले हैं। यह कह सकते हैं कि यह चुनावी बजट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह लोक लुभावन नारों से भरा हुआ है, लेकिन इनकी दृष्टि लॉन्ग टर्म शासन की है। ऐसा उसके कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे कि एक है कि बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन ऊर्जा में ऊंचे लक्ष्य रखे जाएंगे। ये लक्ष्य क्यों रखे जा रहे हैं? 2021 तक जो लक्ष्य इनको हासिल, 2030 तक जिस लक्ष्य को हासिल करना था उन लोगों ने 21 तक हासिल किया। तो फर्दर ये अब मेगावाट में मैंने रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि अब ये गीगावाट में, गीगावाट जो है मेगावाट से बहुत ज्यादा होता है। 1024 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। तो गीगावाट में अब इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस बजट में ही कहा गया है कि 11 करोड़ आदिवासियों के लिए हजारों करोड़ रुपयों की परियोजना होगी। 2.5 करोड़ रेल यात्रियों के लिए भी इस बजट ने कुछ संकेत दिए हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। बजट में खाना रखा गया है जो रेल बजट के बारे में है। इसके बाद भारत की 71 करोड़ महिलाओं को यह अवसर दिया गया है कि वो अगर बैंक में अकाउंट खोल के बचत करती हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इधर के वर्षों में इंटरेस्ट रेट घट करके 6%, 5.5% तक चला आया है। वैसी स्थिति में महिलाओं को इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा 7.5%, 7.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये जो बचत के प्रति जो लोग डिस्करेज हो रहे थे, हतोत्साहित हो रहे थे, उनको प्रोत्साहित किया गया है। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चला गया है। सरकार के पास पैसा हो, बैंकों में पैसा हो। इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 80 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होंगे। और यह जो है चुनावी वर्ष के दृष्टिकोण से एक लोक लुभावन नारा है। यहीं पर हम लोग रुकते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को लोग अभी भी 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज के ऊपर निर्भर रख रहे हैं। यह इसलिए है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई फंडामेंटल दृष्टिकोण नहीं, बुनियादी नजरिए का अभाव है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर है, उसमें बूस्ट आना चाहिए था। तो कृषि सेक्टर में निवेश की कोई बड़ी परियोजना नहीं है। भारत में कृषि सेक्टर में जो काम हुआ है वह तब जब जगजीवन राम कृषि मंत्री थे, उसके बाद मोरारजी देसाई के शासनकाल में, लाल बहादुर शास्त्री के कम समय के शासनकाल में, और अंतिम तौर पर कृषि क्षेत्र में जो कुछ बातें हुई थी वह हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में। मोदी सरकार ने आज से 3 साल पहले ये बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। बजट अपने इस वादे को कोई याद नहीं कर रहा है, इसलिए कि किसानों को थोड़ा बहुत ऋण माफ कर देने, थोड़ा इंसेंटिव दे देने से किसान बहुत खुशहाल नहीं। किसानों के खुशहाली के लिए आवश्यक है कि खेती के सेक्टर में बुनियादी ढांचा बनाने, सब खेत में पानी इस वर्ष भी 75 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद हर खेत को पानी सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो पानी सुनिश्चित करने के लिए, इसी तरह से विनिर्माण उद्योग में बूस्ट लाने के लिए, विनिर्माण के मामले में चीन से हम बहुत पीछे हैं और बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी कोर चीजें हैं जिसको हम मेक इन इंडिया कहते हैं। उसके लिए जरूरी मटेरियल, जरूरी उत्पाद जो उसके लिए जरूरी होता है, हम चीन से मंगाते हैं। तो ये जो है एक लंबी दृष्टि से ही संभव है। इसके साथ साथ बजट क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग के विकास की बात, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की घोषणाएं होनी चाहिए और इसी तरह निवेश की घोषणा होनी चाहिए। बजट जो है बजट में एक मिडिल क्लास के लिए, भारत का मिडिल क्लास जो है 30 करोड़ था, अब 40 करोड़ तक पहुंच रहा है। और मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, उसके खरीदने की क्षमता बहुत बड़ी है। और वह अगर 10 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाता है, पैकेज प्राप्त करता है, तो उसे बहुत अधिक टैक्स दे देना पड़ता है। तो टैक्स की छूट है और ये कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में टैक्स की छूट कम है। तो 5 लाख रुपए तक कर नहीं देना है, 5 लाख रुपए की सालाना आमदनी के ऊपर कर देने की बाध्यता नहीं है, यह बजट कहता है। लेकिन अब इसको 2 लाख और बढ़ा दिया गया है।
तो मिडिल क्लास के लोग इस बात में देख सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स मिल सकता है। और इस तरह से 80 करोड़ लोगों को राशन, 71 करोड़ महिलाओं को बचत प्रोत्साहन, 11 करोड़ आदिवासियों के लिए विशेष परियोजनाएं और इसके साथ अल्पसंख्यकों के लिए वजीफा, पढ़ाई, छात्रवृत्ति, इन सब बातों के अलावे हमारे बजट में अभी जो संभावना है वो संभावना है कोर सेक्टर में काम करने का, रोजगार के सेक्टर में काम करने का। रोजगार एक संतरास बन गया है और अभी भी 20 करोड़ लोग उपयुक्त रोजगार के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं, कम मजदूरी पर खराब परिस्थिति में काम कर रहे हैं और कुछ लोग बेरोजगार हैं। जो लोग माइग्रेट करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन के लिए मजबूर हैं और जो परीक्षाएं दे रहे हैं, परीक्षाओं के परिणाम इतने कम है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1 करोड़ लोग रेलवे में कम्पीट किए, उससे अधिक लोग, और उसमें से 1.25 लाख लोगों को ही नौकरी मिलनी है। तो 100 आदमी में एक आदमी जो कम्पीट किया हुआ है वो रोजगार प्राप्त करता है, 99 आदमी बेरोजगारों की श्रेणी में रह जाता है। इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि बजट में जो फिस्कल डेफिसिट और आमदनी का जो हिस्सा रखा गया है उससे ज़्यादा ये आवश्यक होता है कि आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। और खर्च करने में आप ढेरों परियोजनाओं में कुछ लोक लुभावन चीज़ें जारी कर दें, उससे नहीं होता है। बल्कि बजट जो है वह आज 75 वर्षों के बाद बजट के पास स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए थी बुनियादी विकास का। लोग सब्सिडी पर, राहत पर, खाद्यान्न मुफ्त दान पर निर्भर नहीं हो, बल्कि लोग रोजगार करें, प्रॉपर रोजगार करें, समुचित रूप से उनको काम मिले। इन सब चीजों को बजट में समावेश होना चाहिए था। तो हम जैसा देख रहे हैं कि 9 राज्यों में चुनाव है और सरकार बजट के माध्यम से कुछ लोकलुभावन बातें घोषित कर रही हैं और ऊंचे ऊंचे नारे दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से बजट कैसा है? तो अब आलोचना की बारी शुरू होती है कि बजट में देश के करोड़ों लोगों के लिए कोई बुनियादी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल विकास दर की घोषणा नहीं है। इस बजट को रोजगार को प्राइम विषय बनाना चाहिए था, अपने घोषित लक्ष्यों में रखना चाहिए था। तो फ्रेगमेंटेड ढंग से उसने मिडिल क्लास के लोगों के लिए 5 लाख की जगह पर 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया। यानी कि मिडिल क्लास की, क्योंकि वो अन्य वर्गों की आमदनी तो 25,000 भी नहीं है और पीटीएबल वर्ग की स्थिति तो बहुत ही खराब है। लेकिन सालाना आमदनी अगर एक व्यक्ति का 7 लाख रुपया होता है तो वह टैक्स फ्री है। 7 लाख से ऊपर आमदनी होगी तब उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ टैक्स के क्षेत्र में स्लैब भी घटाया गया है। जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत भी घटाया गया है। तो ये हो गया बजट के बारे में बात। उसके बाद से रोजगार के अवसर, इस पर हम लोग विचार करें। हम लोग ये विचार करें कि किस तरह रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा डैम जब बना तो उसके बाद से सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार पैसा नहीं लगा रही है। उस डैम को पूरा करने के पहले विस्थापितों के पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करनी पड़ी और कह सकते हैं कि उस डैम ने अपने जो ऊंचे ऊंचे लक्ष्य रखे गुजरात में वो हासिल किया। वह 3 राज्यों को प्रभावित करने वाला डैम था, लेकिन लाभ सबसे ज्यादा गुजरात को मिलना था तो नर्मदा डैम। लेकिन नर्मदा डैम बना, उसमें जो दृष्टि थी कि उसको बना लेना है और अगर विस्थापित तो की समस्या है तो उसके बारे में एक बुनियादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाना है और इस डैम को पूरा कर लेना है। आलोचनाओं के जो वार है वो नहीं हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है चिराग जहां सब लोगों के लिए सुनिश्चित करना था, जहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये बजट जो है, अगर बजट की आलोचना हम कहेंगे तो ये है कि चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इस तरह से आगे हम ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष से मिल रही चुनौतियों के बारे में बजट में विचार किया गया है कि नहीं। ये भी एक दृष्टिकोण होगा, अच्छा दृष्टिकोण होगा विचार करने का। तो विपक्ष से इस समय काफी चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि छोटे व्यवसायियों को इस सरकार ने डिस्करेज किया है, रोजगार मारे गए हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है।
इसके साथ साथ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नफरती वातावरण पैदा किया गया है। तो नफरती वातावरण हो या ना हो, ये तो चुनाव के समय अगर दबा भी हुआ रहता है तो उभर जाता है। पिछले गुजरात चुनाव में नफरती वातावरण बनाया गया था और ऐसे नफरती वातावरण का एजेंडा जो है शकम है, सत्ते में है, रोक है नफरत। लेकिन विपक्ष की चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी जो है आर्थिक विषयों पर बोलने लगे हैं और उसमें उनके बोलने में एक संकेत है कि बड़े औद्योगिक घरानों को खिलाफ जाकर के सरकार को, जो अगर कांग्रेस की सरकार आती है, विपक्ष की सरकार जिसमें कांग्रेस लीड कर रहा है आती है, तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी से मिल रही चुनौती के मुकाबले इस बजट में करोड़ों करोड़ों जो यूनिट्स हैं, जो उद्योगों की यूनिट्स हैं, उत्पादन की यूनिट्स हैं, जहां पूंजी के मुकाबले रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होते हैं, उनके लिए क्या किया गया है। कृषि सेक्टर या ग्रामीण सेक्टर में मुफ्त अनाज दिया गया है और कुछ इंसेंटिव दिए गए हैं। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट करने का भी पहले से ज्यादा अवसर बैंकों में होगा जो जनधन योजना के लोग हैं। इसी तरह से ये भी है कि महिलाएं अब अपना पूंजी बैंक में भी रख सकती हैं, क्योंकि उनको पहले की तरह तो नहीं, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट बहुत घट गया था, तो उसके मुकाबले 7.5% इंटरेस्ट रेट महिलाओं को दिया जाएगा। तो महिलाओं के दृष्टिकोण से बात है। और ये बताया गया है कि 11 करोड़ आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए हजारों करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। 71 करोड़ महिला, जिनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अभी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 10 लाख करोड़ रुपए की थी, अब जो है मैंने उससे कई गुना बड़ी मतलब पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में आपको आजकल ये बजट तैयार हो रहे हैं। तो बजट का जो लेखा जोखा है उसमें इसका जो आकलन करेंगे, कुछ सेक्टर के बारे में तो आपको कोई रास्ता नहीं होता है, जैसे कि सुरक्षा क्षेत्र भारत का सबसे ज्यादा खर्च करने वाला विभाग था, लेकिन बाद में ग्रामीण विकास विभाग उससे ज्यादा खर्च करने लगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अभी प्रत्येक गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए मकान सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इसमें बिहार को ही 56 लाख मकान मिलना है, ठीक है, गांव-गांव में मकान बनने का। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस का कार्यक्रम है, क्योंकि यह पैसा सरकार के खाते से, यह पैसा लोगों के खाते में जा रहा है, जो 1.5-2 लाख रुपया लोगों को मकान बनाने के लिए मिल रहा है। और इससे गांवों में एक उत्पादक वातावरण है, लोगों को तरह तरह के रोजगार मिल रहे हैं। चूना, गारा, गिट्टी, लोहा, सीमेंट, ईंटा, इन सब चीजों का छोटा छोटा व्यवसाय विकसित हो रहा है। और जो श्रमिक वर्ग है, राजमिस्त्री है, बढ़ई है, लोहे का वेल्डिंग करने वाले लोग हैं, चूना गारा करने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। ये कहना चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव वातावरण बनाने के लिए पहले से जो इस केंद्र सरकार की एक योजना चल रही थी, तो उसके बीच में हम ये प्रोडक्टिव वातावरण इस रूप में है कि गांव की इकोनॉमी जहां एकदम रुइन हो गई है, तो गांव में पैसा लगेगा, वहां रोजगार सृजित होंगे, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस अर्थ में देखें तो यह सरकार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के दृष्टिकोण से काम करने वाली सरकार है। यह सरकार ऐसी नहीं है कि इस बार हम शासन में अगली बार आएंगे कि नहीं, बल्कि पूरे विश्वास, डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रही है और अपनी घोषणाएं 1947 तक की घोषणाएं ये कर रहे हैं। 1924 में चुनाव है, चुनाव उनको जीतना है और चुनाव के डर से ये बजट बना रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि कुछ लोक लुभावन बजट तो बना रहे हैं, लेकिन चुनाव के डर से बना रहे हैं, ऐसा अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा और इसके साथ साथ आपको पवन ऊर्जा, इस क्षेत्र में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है बहुत सारे इलाकों में। बल्कि हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तमिलनाडु 6000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के समय,
आज वो 28,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहा है। बिहार जहां 1,500 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था, 6,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से एक ऐसे चर्निंग पर हम हैं, ऐसे मंथन के दौर में हैं, उसमें हम क्रॉस रोड में हैं। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस क्रॉस रोड पर खड़े होकर के उस सरकार को, जिनको ये भरोसा है कि उनके पैकेज और प्रोग्राम से वो लंबी चलने वाली सरकार है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। जैसे इन्वेस्टमेंट का एक क्षेत्र है कि तकनीकी के क्षेत्र में आप तुलना करेंगे कि चीन के मुकाबले तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शोध में हम कहीं कहीं बहुत पीछे हैं, काफी पीछे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि बाहर के इन्वेस्टमेंट चीन में ज्यादा है कि भारत में ज्यादा है, चीन में बहुत ज्यादा है, लेकिन उस विषय पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं अपने अंदर से जो विकास है, इसके अलावा ये बात है कि सब्सिडी पर लोगों को जीना पड़ता है कि नहीं, तो सब्सिडी पर नहीं जीना पड़े, इसके लिए बहुत कुछ पिछले दिनों किया गया, लेकिन यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक सारा खजाना लोगों के विकास के लिए, रोजगार के लिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए या समता युक्त डेवलपमेंट के लिए सारा खजाना खोल नहीं दिया जाए। ये एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है और वैसी ही सरकार से अपेक्षा की जानी चाहिए थी जो सरकार अपने प्रोग्राम आने वाले वर्षों में भी वो शासन में रहेंगे इसके दृष्टिकोण से कर रहे हैं। क्षणभंगुर सरकार अपने को नहीं मानते हैं। तो मोदी सरकार से विश्वास तो जाहिर होता है, चीजों को देखने के तरीके से जाहिर होता है। मोदी सरकार ने पिछले दिनों लंबे हट के बाद किसानों के आगे समर्पण किया, लेकिन किसानों के आगे समर्पण करने के बाद सबक लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ वो देखने लगते, या सन 2020 में पूषा में 3 दिनों के किसान सम्मेलन से जितनी घोषणाएं की थी, उसमें प्रधानमंत्री ने 100 तरह की ऐसे प्रोजेक्ट की बात की थी जो कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उद्यमशीलता को मदद करेगा। तो इन सब बातों में बजट से जो बात दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी है। रेलवे के सामने ये समस्या है कि जो लोग रेलवे में प्रोत्साहित किए जाते थे, जैसे कि 56 साल या 54 साल से ज्यादा की महिलाएं और 60 साल से ज्यादा के पुरुष, उन लोगों को 40% तक रियायत किराए में दिया जाता था। अब वो रियायत वाला हिस्सा गायब है और ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ रेलवासियों को ये ध्यान में रख करके उनके लिए कुछ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद रेल में साफ सफाई की व्यवस्था, रेल में सामान्य दर्जों में स्लीपर क्लास में यात्रा, ये बहुत ही खराब हो गया है। तो रेलवे सेक्टर में जैसे ऊंची ऊंची घोषणाएं हो रही हैं, जमीन पर नहीं उतर रहा है। तो रेलवे सेक्टर में सबसे बड़ी बात यह होती कि लोगों का यात्रा करना सुगम, आसान और सस्ता होता। तो इस बारे में बजट से तो कुछ आजकल संकेत नहीं मिलता है और बजट के साथ रेलवे बजट प्रस्तुत नहीं होता है। और ये वही पॉलिसी है कि जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत जो है हर हफ्ते बढ़ा घटा सकते हैं, हर दिन बढ़ा सकते हैं, तो रेल यात्री किराए की भी कीमत बढ़ानी है तो उसके लिए बजट पर या रेलवे बजट पर निर्भर नहीं करना है। कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से ये लोग कर सकते हैं और छद्म रूप से उसी दूरी का ज्यादा किराया दिया जा रहा है। तो रेलवे के सेक्टर में ये जो कहा गया है, ये देखना है कि 2.5 करोड़ रेल यात्रियों के लिए घोषणा है। घोषणा ये होनी चाहिए रेल कर्मियों के लिए, घोषणा होनी चाहिए थी श्रमिक वर्गों के लिए, श्रमशीलता का घोषणा होनी चाहिए थी, स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए था, कोई दिखावटी शोमैनशिप वाला चीज नहीं, बल्कि स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर्स का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर पश्चिम बंगाल से बड़े संख्या में बाहर काम करने जाते हैं, बिहार से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, उड़ीसा से जाते हैं, इसी तरह से आंध्र से जाते हैं और अन्य अनेक राज्य हैं जहां से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर जाते हैं बाहर। तो उनका जो मारा फिरने वाला जीवन है, उनके जीवन में कुछ स्थिरता आती, इसकी घोषणा होनी चाहिए थी। अगर लोगों के पॉकेट में पैसा पहुंचाना है तो श्रमिक वर्गों के पॉकेट में पैसा पहुंचाने की बात होनी चाहिए थी। तो ये कहते हुए हम लोग अभी एक प्रथम दृष्टि डाल दिए। इसमें हम ये कहना चाहते हैं, दोहरा देना चाहते हैं कि अंतिम पूर्ण बजट है मोदी सरकार का, और इस बजट को बनाते समय मोदी की सरकार की तरफ से लोक लुभावन कई नारे दिए गए हैं। टैक्स पेयर को, एक सीधे मिडिल क्लास को लाभ दिया गया है। 5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता था, अब 7 लाख तक सालाना आमदनी के बदले में
टैक्स नहीं दिया गया, टैक्स से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन इन लोक लुभावन चीजों के अलावा फंडामेंटली इकोनॉमिक में, डेवलपमेंट सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। इस तरह से शिक्षा के विकास, स्किल के विकास, इस सब के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो ये कह करके मैं अभी बजट पर अपना विश्लेषण समाप्त करता हूँ। लगभग आधा घंटा से हम लोग यहाँ पर है, 20 मिनट से अधिक हो गया, और हम लोग कल फिर और अधिक इसके टैक्स आने और जाने का हिसाब किताब लेकर के, अभी हम लोगों ने घोषणाओं का आकलन किया है और खोजने की बात की है कि क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंट होकर के निर्मला सीतारमण बोल रही थी। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।